हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है संविधान का जो भाग नंबर है, संविधान का भाग 5 जो है उसके ऊपर हमने डिस्कस शुरू करनी है। भाग 5 के बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि भाग जो 5 है उसमें 5 अध्याय हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है, अध्याय नंबर जो 1 है, इसमें संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका जो है इसका उल्लेख है अध्याय नंबर 1 में। ऐसे ही अध्याय जो 2 है, अध्याय नंबर 2 में संघ की व्यवस्थापिका है और अध्याय जो 3 है उसमें हमने बात की थी राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्याय नंबर 4 में संघ की न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका है और अध्याय 5 में कैग है। ये बात हमने की थी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अध्याय नंबर 1 संघ की कार्यपालिका। और ये कार्यपालिका जो है इसमें हम अगर बात करें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या फ़र्क है? नाम मात्र की कार्यपालिका यानी नाम की ही है जो वो कार्यपालिका होती है, काम जो है सिर्फ उसका नाम ही चलता है, वास्तविक शक्ति जो है उसके हाथ में नहीं होती। और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका यानी जितनी व्यवस्था होती है वो सारी की सारी उसी के हाथ में होती हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारत के संदर्भ में लेते हम तो इसमें राष्ट्रपति को हम है जो वो काउंट करते हैं। हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। जितने भी काम जो है वो भारत के होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका जो है इसमें हम किसको काउंट करेंगे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जो है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है ये जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है भारत के संदर्भ में। तो आज हम जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका, हमारा जो पहला पार्ट है कार्यपालिका का राष्ट्रपति, इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। नाम मात्र की कार्यपालिका है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति जो है इसके संदर्भ में सिंपल सी हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये नाम मात्र की कार्यपालिका में हम इसको मानते हैं। और आज से एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति बोले तो 52 से 62, राष्ट्रपति बोले तो 52 से 62, इस तरह से याद रखेंगे। क्या है 52 से 62? 51 तक जो है वो हमने भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहाँ तक है, भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, और उसके बाद जो है वो 52 से हमारी कार्यपालिका शुरू हो जाती है और कार्यपालिका में राष्ट्रपति से है जो कार्यपालिका शुरू होती है। तो हमारे राष्ट्रपति की तुलना जो है वो हम है जो वो ब्रिटेन के राजा से कर सकते हैं। ब्रिटेन के जो राजा हैं उनसे तुलना की जा सकती है। जैसे ब्रिटेन है वहाँ पर जो है वो ब्रिटेन जो है वो वहाँ पर ब्रिटेन में है जो वो
राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्ति होती है, राजा के हाथ में कुछ भी शक्ति नहीं होती। और ऐसी हम है जो वो बात करें अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है, अमेरिका के प्रधानमंत्री के बराबर जो है इसको है जो वो मान सकते हैं, वास्तविक शक्ति वहाँ पर है जो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो ये जो है वो कुछ राष्ट्रपति के बारे में बात करें हम, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेदों से हम बात शुरू करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति के संदर्भ में 52 नंबर अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 52 ये कहता है। आजकल परीक्षाओं में है जो वो खासकर पटवारी की परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो 52 नंबर अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे वाला अनुच्छेद जो है उसकी शक्ति बताता है, क्या कहता है कि है जो वो राष्ट्रपति जो है संविधान की है जो वो संविधान की कार्यपालिका शक्ति, संविधान की कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। हम यूं कहें कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संविधान जो प्रमुख बनाता है वो कौन बनाता है, किसको बना रहे हैं, राष्ट्रपति को है जो वो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। संविधान कहता है कि है जो हमसे कोई पूछे कि संवैधानिक प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, और राजनीतिक प्रमुख है जो प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो 52 नंबर अनुच्छेद उसकी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संविधान की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, 54 लिखा क्या है, लिखा है 54 नंबर अनुच्छेद में निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल हम इस ऐसे याद रखेंगे। निर्वाचन मंडल में ऐसे याद रखेंगे 5-4 लोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, 5-4 लोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब ये 5-4 लोग कौन है, पिछले रीट का है जो प्रश्न था, कौन कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम बोलेंगे संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। संसद में हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। एक तो जो है वो दिल्ली है और एक जो है वो पौंडुचेरी है। दिल्ली के 3 सदस्य और पौंडुचेरी के जो है वो एक सदस्य है जो वो 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, उसके बाद ये तय हुआ। तो ये है जो निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, तो संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के, और दिल्ली की है जो वो 3 और पौंडुचेरी के 1 जो है ये सदस्य है जो वो भाग लेते हैं। और ये भी 17वां संविधान संशोधन 1952 के बाद तय हुआ था ये वाला, बाकी तो है वो मूल संविधान में था। तो निर्वाचन 5-4 लोग भाग लेते हैं। फिर आ गया 55 नंबर है, 5-5 है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या है, निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन पद्धति है क्या राष्ट्रपति की, याद रखना है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान, बहुत अच्छे से याद रखना है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक और गुप्त मतदान पद्धति है। अब एक बार इसको आप ऐसे ही याद रखें, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति है, बाद में चर्चा करेंगे ये है जो क्या होती है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति है। फिर 56 नंबर क्या है, 56 नंबर हमने याद रखना है, 5-6 लोग भाग लेते हैं, 5-6 लोग जो हैं, राष्ट्रपति जो है वो कितना टाइम जो है वो कार्यरत रहता है, कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए रहता है कि 6 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष याद रखना है। उसके बाद 57
57 नंबर अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। याद रखना है कितनी बार हो सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जितनी बार मर्जी हो सकता है। लेकिन भारत की परंपरा चल रही है कि 2 बार के लिए बनाते हैं, उसके बाद चेंज कर देते हैं। परंपरा है, संविधान है, जो संविधान में तो लिखा है कि है जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। 57 नंबर अनुच्छेद। 58 नंबर में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो। ये 2 अपने योग्यताएं याद रखनी है बस। और तीसरी योग्यता याद रख सकते हैं कि लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। 58 नंबर अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, और जो है किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अब आप कहोगे लाभ का पद क्या है, तो उसके लिए याद रखना है कि लाभ का पद राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, और जितने भी मंत्री हैं उनका पद लाभ का पद नहीं है। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से है जो वो सरकार का कोई भी पैसा, कोई मकान, कोई फ़ोन जैसी कोई भी है जो लाभ लेता है, तो वो लाभ का पद है जो काउंट होता है। और ये है जो 58 नंबर अनुच्छेद हो गया। तो 52 से 58 नंबर अनुच्छेद हमने याद रखने हैं। 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति हो। 53 में संवैधानिक प्रमुख की घोषणा की गई है जो 54 नंबर कहता है 5-4 लोग भाग लेते हैं, यानी निर्वाचन मंडल है, संसद के निर्वाचित सदस्य है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेश 2 हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य है। 56 नंबर में है जो कार्यकाल है 5 वर्ष रहता है कि 6 वर्ष यूँ याद रखने। 57 में है जो वो पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति जितनी बार मर्जी हो सकता है। और 58 नंबर में है जो योग्यताएं हैं। 59 नंबर जो अनुच्छेद है, 59 नंबर अनुच्छेद में निर्वाचन की शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? शर्तें ये हैं कि जब भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 रुपया जो है ये है जो वो शर्तें हैं। जब भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको फार्म भरना है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है ये जो है आपके निर्वाचन मंडल में से ही होने चाहिए। 15,000 रुपये के साथ जो है वो सचिव, जो महासचिव होता है राज्यसभा या लोकसभा का महासचिव जो होता है, इसके समक्ष जो है वो फार्म भरता है राष्ट्रपति उम्मीदवार। और ये टर्न वाइज होता है, एक बार राज्यसभा के महासचिव, एक लोकसभा के। और याद रखना है बहुत अच्छे से, महासचिव है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा है जो की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में शपथ है। अनुच्छेद 60 में शपथ है। हमने एक अनुसूची पढ़ी थी, तीसरी अनुसूची जो है, वहाँ पर राष्ट्रपति को छोड़ के उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी सबकी शब्द का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति की शब्द का उल्लेख कहाँ है? 60 नंबर में है। अब एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो याद रखना है भारत का मुख्य है जो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का है जो वो मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है।
और याद रखना है कि ये शब्द जो है वो बाकी सभी है जो वो शब्द ली जाती है जिनके द्वारा उनसे अलग होती है। ये शब्द जो है वो संविधान, बाकी सभी लोग संविधान की पालना की शब्द लेते हैं, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शब्द लेता है, संरक्षण की शब्द लेता है। तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा शब्द दिलाई देती है। मुख्य न्यायाधीश अगर पद रिक्त हो तो उसकी जगह है जो वो जिसके पास भी है जो चार्ज होता है जो वो उस मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा है जिनको शपथ दिला दी जाती है। तो 60 में शपथ है। 61 नंबर में महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया है, याद रखना है। 61 नंबर में महाभियोग की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की विधि है, हटाने की विधि है। अब एक बात याद रखनी है, राष्ट्रपति का पद जो है वो किस तरीके से खाली हो सकता है। सिंपल सी बात, इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए या उसको हटाया जाए। तो हटाने का जो कारण है, बहुत अच्छे से याद रखना है, हटाने का जो कारण है, ये कारण जो है हमें कहाँ मिलता है, 56 ख में। याद रखना है, राष्ट्रपति को हटाने का जो कारण है वो है 56 ख में, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, संविधान की उल्लंघना। संविधान की उल्लंघना अगर जो है, उल्लंघना अगर राष्ट्रपति किसी तरीके से करता है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। और प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, वो 61 नंबर अनुच्छेद में है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया है क्या, वो देखिए, इसके जो है जो वो चरण देखिए। प्रथम चरण में क्या होता है कि संसद के किसी भी संसदन के पास, संसद का कोई भी सदन है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, दोनों में किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस सदन के है जो जिस संसद के जिस सदन में लाया जाएगा, मान लो लोकसभा में लाया जाता है तो जो है लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य जो है वो प्रस्ताव लाते हैं, 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया चलाने से पहले 14 दिन पूर्व जब सुनवाई होनी है तो 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अगर यहाँ से फिर है जो वो प्रस्ताव रखा जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले के 3/4 सदस्य, जितने लोग उस दिन है जो वो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उसके 3/4 सदस्य जो हैं वो अगर प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वो जाता है दूसरे सदन में। मान लो पहले राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, तो अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी इसको 3/4 जो है वो सदस्यों के साथ जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साथ पास कर देती है, तो है जो वो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और उसी दिन से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाता है। और बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है राष्ट्रपति सुनवाई में उपस्थित खुद हो सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि या वकील जो है वो भेज सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपने अच्छे से याद रखनी है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कारण उसका संविधान की उल्लंघना होनी चाहिए जो उल्लेख 56 ख में है, जहाँ पर इसका कार्यकाल था। जिस सदन में लाया जाएगा 1/4 सदस्य वो प्रस्ताव लाएंगे, फिर जो है वो जब भी सुनवाई होनी है तो 14 दिन पहले उससे सुनवाई से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति खुद या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है, फिर उसी सदन में सुनवाई होगी। 3/4 सदस्य अगर उसके पक्ष में फैसला देते हैं, पास हो जाता है वहाँ से, तो फिर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी जो है इसको 3/4 से पास कर देता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया है जो वो पूरी मानी जाती है। उस दिन से ही राष्ट्रपति का पद है जो वो रिक्त माना जाता है। और हमारा लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो इसकी जगह जो है वो कौन पद संभालेगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका पद को संभालता है। और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का है जो वो मुख्य न्यायाधीश जो है
वो इस पद को है जो वो संभालता है। और एक बार ऐसा है जो वो हो चुका है जो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था। तो हमारे उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे हिदायतुल्लाह जी, उनके द्वारा जो है ये है जो वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला गया था। तो ये हमने 52 से 62 नंबर तक अनुच्छेद जो हैं राष्ट्रपति के बारे में याद रखने हैं। धन्यवाद।